नमस्कार। चुनावी महासंग्राम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अभी नहीं हुआ। हलचल और चुनाव की सभी तैयारियों की लेकर हम आप एक बार फिर हाजिर हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों समेत चुनाव आयोग में भी इस वक्त बहुत तेज गतिविधियां चल रही हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, 48 की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी रेस में अव्वल बने रहने के लिए अपने मैदान और खिलाड़ियों जुड़ी हर खबर आपको लेकर आज से लेकर यानी कल से हमने सिलसिला शुरू किया था और चुनाव खत्म होने तक यानी कि चुनाव नतीजे आने तक लगातार आपके पास हर खबर हर हलचल लेकर आते रहेंगे अपने इस खास शो चुनावी महासंग्राम में। तो आज चुनावी महासंग्राम में क्या कुछ खास है, डालते हैं एक नजर। महासंग्राम में आज के लिए जो खास है उसमें पहली खबर जिस पर हमारा आज फोकस रहेगा, समाजवादी पार्टी में मचा हुआ है घमासान। दिन भर दिल्ली में लखनऊ में क्या रही हलचल, क्या रहा बैठकों का हल। इसके अलावा बताएंगे उत्तराखंड में हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट कैसे 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी के पीड़ित अब भी परेशान है। और गोवा से आपको दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट की चुनाव की तारीखों से पहले, ऐलान से पहले गोवा में किस तरह की तैयारियां हैं सियासी दलों की। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, इन 3 बड़ी खबरों पर 3 जगह पर हमारा फोकस आज बना रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी में मचा घमासान जारी है। आज की बड़ी खबर जो है वो यही है, मुलायम अखिलेश में सुलह की कोशिशें रंग नहीं ला सकी और किसी भी अंजाम तक ये कोशिशें नहीं पहुंची हैं। चुनाव आयोग ने लिया चुनावी तैयारियों का जायजा, अगले 48 घंटों में कर सकता है चुनाव की तारीखों की घोषणा। आज की एक और बड़ी खबर, केदारनाथ त्रासदी के बीते 3 साल, लोगों के जख्म अब भी हैं हरे। आज की बड़ी खबर, आज की सुर्खियां, और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उठापटक की खबर से। हमारे रिपोर्टर दिन भर इस खबरों पर लगातार जो है वो नजर बनाए रहे। हम आपको बताएंगे कि सपा में कैसे उठापटक का दौर आज दिन भर चला है। मुलायम अखिलेश की लखनऊ में बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही। तो वहीं आज सुबह दिल्ली में नेताजी से मिलने आजम खान पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इस खेमेबाजी के बीच चुनाव आयोग में साइकिल का हैंडल थामने के दावे भी चले। अखिलेश खेमा आज पूरी तैयारियों के साथ चुनाव आयोग पहुंचा साइकिल पर सवारी करने के लिए। मुलायम सिंह यादव सोमवार को ही चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं। आज पूरे दिन इस सियासी रंगमंच पर हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए रहे। दिल्ली में मुलायम सिंह के घर पर हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह मौजूद रहे तो रामगोपाल के आवास से राजेश राज और चुनाव आयोग पर सपा की हलचल पर ऋषि कुमार नजर बनाए रहे। साथ ही लखनऊ से रामेंद्र सिंह, ये हमारे तमाम रिपोर्टर आज दिन भर की हलचल पर निगाह बनाए रहे। तो चलिए देखते हैं सपा का ये सियासी संग्राम जो दिन भर चला, क्या रही हलचल। आज दोपहर दिल्ली से लखनऊ नेताजी पहुंचे तो पूरा अखाड़ा फिर से बदलता हुआ नजर आया। पहले अखिलेश मुलायम आवास पर पहुंचे, उसके बाद शिवपाल भी पहुंचे। अखिलेश की लंबी मुलाकात सपा को एकजुट करने की एक बार फिर से पहल ही माना गया, लेकिन रंगमंच पर से पर्दा कब हटेगा, निगाहें सभी की टिकी रहीं। जैसे मुलायम लखनऊ आते हैं, पूरी यूनिटी के साथ पूरा परिवार इकट्ठा होता है। अखिलेश यादव आ जाते हैं, शिवपाल को बुलाया जाता है, 3 घंटे तक मैराथन बैठक चलती है। और जो जमीनी हकीकत है उसके बिखरने का डर, मुलायम और समाजवादी परिवार को एक साथ लाने की कवायद फिर तेज होती है। लखनऊ की राजनीतिक हलचल से पहले निगाहें दिल्ली में लगी हुई थी। दोपहर 11:30 बजे से पहले ही अखिलेश का खेमा चुनाव आयोग पहुंचा था। चुनाव आयोग अब दोनों ही पक्षों को सुन चुका है। इसके बाद माना जाने लगा कि आयोग को फैसला लेने के लिए वक्त की दरकार होगी। वो कम से कम 4 महीने का समय ले सकता है। समाजवादी पार्टी के 90% MLA, MP, MLC और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं।
इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। अब कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई चुनाव नेताओं के घेरे होता है, में सबसे ज्यादा मुफीद यही होता है चुनाव आयोग के पास कि वो उस चुनाव चिन्ह को जब्त कर ले। अब जबकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनावों की घोषणा होने वाली है, वैसे में चुनाव आयोग ये कर सकता है कि दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दी। अखिलेश खेमे के महारथी रामगोपाल यादव के लोधी रोड स्थित घर पर सुबह से ही बैठकों का दौर चलता रहा। चुनाव आयोग पहुंचने से पहले अखिलेश का खेमा इस बात की पूरी तैयारी कर रहा था कि सपा के चुनाव चिन्ह की दावेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी ही रहे। इससे पहले 1 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के करीब 200 मौजूदा विधायक और पार्टी के 90% लोग अखिलेश कैंप में अपनी हाजिरी लगा चुके थे और जवाबी कार्रवाई में मुलायम खेमे ने सभी फैसलों को असंवैधानिक करार भी दे दिया था। चुनाव आयोग जाने से पहले रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश सदन से अपने निवास स्थान पर पहुंचे और उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा भी उनके निवास स्थान पर पहुंचे। 2 अधिवक्ताओं को भी साथ लाया गया। समझा जाता है कि कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार के लिए अधिवक्ताओं को साथ लाया गया था। किरणमय नंदा ने मुलायम सिंह के हस्ताक्षर का बेजा इस्तेमाल का आरोप मुलायम सिंह खेमे पर लगाया है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के नए निजाम यानी अखिलेश खेमे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पदभार संभाला तो आहत सपा के पुराने सिपाही आजम खान दिल्ली के लिए रवाना हो लिए। सुलह की उम्मीद लिए लखनऊ मेल से दिल्ली में आजम खान जैसे ही पहुंचे वैसे ही मुलायम विशेष विमान से लखनऊ के लिए रवाना हो लिए। राजनीति में कुछ भी संभव है और आजम की ऐसी उम्मीदों पर सुबह फिर पानी फिर गया। क्या मुमकिन नहीं है? वो भी कहाँ लगता था मुमकिन होगा कि निष्कासन 24 घंटे से पहले वापस हो जाएगा, बाप और बेटे इस तरह मिल पाएंगे। कहाँ सोचा था किसी ने? वो भी संभव हुआ। किसी विवाद की स्थिति में ऐसे लोगों की भूमिका काफी अहम हो जाती है जो किसी गुट से ताल्लुक ही नहीं रखते। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि आज उनके ऐसे नेता बचे ही नहीं जो किसी गुट में शामिल ना हो। परिवार के दायरे में सिमटी समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले नेता भी आज खुद को अपने दायरे में समेट लिए हैं। लखनऊ से रामेंद्र सिंह के साथ राजेश राज, अजय विक्रम सिंह और ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो ये दिन भर चला सपा का घमासान था। 3 घंटे तक मैराथन बैठक हुई, लेकिन वो मैराथन फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाई। बहरहाल चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और आज की जो बड़ी खबरें हैं उन पर नजर डालेंगे। गोवा और उत्तराखंड आपको ले जाएंगे इस ब्रेक में। इन हाथों ने हमें चलना सिखाया, बरसों से रिश्ता कायम, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जगाया, बरसों से जिम्मेदारी निभाने का पाठ पढ़ाया रिश्ता और अटूट विश्वास का एहसास दिलाया। इन्हीं हाथों ने वक्त के संग रिश्तों को संजोया, बरसों का तजुर्बा अपने पन्ने पिरोया, देश की उन्नति में हाथ बटाया और खुशियों से घर घर को सजाया। ये सुनहरा सफर है 60 सालों का, सुरक्षा और समृद्धि भरे हाथ सदा आपके साथ। LIC। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। यार आगे हम लोग बैठते हैं और सीट बेल्ट तुम लोग आते हो। क्यों? पीछे बैठने वालों की जान की कीमत नहीं होती क्या? एक्सीडेंट में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी जानलेवा चोट लग सकती है। सीट बेल्ट टक्कर के प्रभाव को 80% तक कम करती है। मोटर अधिनियम की मानो बात, सभी सीट बेल्ट बांधो साथ साथ। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला, और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। छह, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना है के थे हम, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार है, तो अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जो स्टेज है, जो मैदान है, वो सजने लगा है। आपको उत्तर प्रदेश सीधा सीधा लिए चलते हैं गोवा का सियासी पारा किस कदर तेजी से बढ़ रहा है, और राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों को कैसे शुरू कर दिया है, तेज कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है गोवा में चुनाव, देखिए शिशिर शेलर की इस रिपोर्ट में। गोवा में जल्द ही साल 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की हो सकती है। ऐसे में बीजेपी, MGP, कांग्रेस, राकापा और आम आदमी पार्टी जैसे सभी राजनीतिक दलों ने राज्य में अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी राज्य में सत्ता पर अपनी पकड़ का पूरा भरोसा जता रही है। भारतीय जनता पार्टी एक लोगों का पार्टी है, एक सामान्य जनता की पार्टी है, और हमारे 5 साल का अगर कार्यकाल में आप काम देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट ने सब एक लोकाभिमुख काम किया है। लोगों का बढ़ता सपोर्ट है, और लोगों के इस सोशल सेक्टर स्कीम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो, काफ़ी सारा काम देखने के बाद लोगों का भी मन में आ गया है कि भारतीय जनता पक्ष की सरकार लोगों के लिए काम, और ये सरकार को और एक टर्म देना चाहिए। और डेफिनेटली लोगों में एक पॉजिटिविटी है कि भारतीय जनता पक्ष की सरकार वापस आएगी, वापस रूलिंग में आएगी। पक्ष राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों के मन में इसके खिलाफ बहुत एक क्रोध इकट्ठा हुआ है। एक तरफ से किसी वाला पैसा किसी से चला गया, काम धंधा बंद हो गया, और वाइसिस कैसीनो हो और कुछ हो, इसको आप बढ़ावा दे रहे हो और हमारी जमीन भी लेके जा रहे हो। तो इसलिए इस सरकार को आगे चल के फिर सत्ता में आना नामुमकिन है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से हालात जुदा हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं होगा। बीजेपी had come with 21 in 40, so it was a majority, wafer thin majority. But they had pre-poll alliance with MGP. But at the end of this term now, MGP has disassociated. BJP's only plus point, as you said rightly, would be all kinds of social security schemes. That is the only plus point they have at the moment. सभी दावों और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं, लेकिन सत्ता किसके हाथ आती है, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि वो किस पार्टी पर विश्वास जताती है। गोवा से शिशिर शेलार, DD न्यूज। और केंद्रीय चुनाव आयोग 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की तैयारियों में जुटा है।
चुनाव आयोग की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई और 5 राज्यों में चुनावों की अंतिम चर्चा चुनाव आयोग ने की। चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान आयोग की ओर से अगले 1 से 2 दिन के भीतर कभी भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने इस सिलसिले में इन राज्यों के जहां सीईओ और पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात की, वहीं अब वो गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों के और रेलवे चेयरमैन के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहा है। साफ है कि जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में भयमुक्त और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम होगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में चुनाव फरवरी के शुरुआत में हो सकते हैं। इन राज्यों में से 4 राज्यों की विधानसभा अवधि मार्च में ही समाप्त हो रही है। जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों में 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा की अवधि 18 मार्च को, 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा की अवधि 18 मार्च को और 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा की अवधि भी 18 मार्च को ही समाप्त होगी, जबकि 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा की अवधि 26 मार्च को समाप्त होगी। ऐसे में इन राज्यों में सरकार का गठन मार्च महीने में होना है, तो जाहिर तौर पर इन राज्यों में चुनाव भी इन तारीखों से पहले ही हो जाएंगे, जिससे तय तारीखों से पहले नई सरकार का गठन हो सके। बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की करें तो 400 सीटों वाली विधानसभा की अवधि 27 मई को समाप्त, लेकिन चुनाव आयोग तय तारीखों से 6 महीने पहले चुनाव करा सकता है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में चुनाव आयोग एक ही चरण में चुनाव करा सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में कराए जाने की संभावना है। अब तक आयोग की बैठक और चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कह भी दिया है कि चुनावों की घोषणा होते ही अपने राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की तैयारी कर लें। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तैयारियां पूरी हो चुकी है, दिल थाम कर बैठिए, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो चुनावी महासंग्राम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबर सिलसिला जारी है। आई से इंडिया की रेल या जे से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर, कैश वैश छोड़िए। अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी, बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए।
अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको उत्तर प्रदेश और गोवा की खबरों से वाकिफ करवा चुके हैं और अब आज तीसरा फोकस हमारा जो है वो उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड की बात करते हैं। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए, लेकिन 2013 में केदारनाथ में आई आसमानी आफत के जख्म आज भी हरे हैं। आंखों में आंसू और सियासत से कुछ सवाल उत्तराखंड से। देखिए हमारे संवाददाता रामा त्यागी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। उन्होंने कि कहीं तो अपने माँ बाप होंगे, लेकिन नहीं दिखे। साल हो गए, लेकिन देहरादून की रहने वाली प्रतिष्ठा आज भी उस मंजर के जिक्र भर से ही सिहर उठती हैं जिसने उनका सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस आसमानी आफत ने सास ससुर का साया तो छीना ही, साथ ही घर चलाने वाले व्यापार को भी छीन लिया। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा ने सब कुछ लीन लिया। अपनों को याद कर आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अचानक ही ऐसा मंजर हुआ कि 5 मिनट में ही जो है कि पूरा रामबाड़ा, केदारनाथ, गौरीकुंड, सोनप्रयाग बिल्कुल जो है कि ऐसा हो गया कि बिल्कुल मैदान में तब्दील हो गया। ऐसा जो है कि मंजर था कि बिल्कुल जो है कि कानरा चारों तरफ जो है कि बारिश और जो है कि बिजली कड़कना, ऐसा ही मंजर था। याद करके तो जो है कि कुछ बोला भी नहीं जाता है कि क्या सीन था वहाँ। जो हमने अपने खोए हैं वहाँ, वो तो जो है कि खैर वापस तो कभी नहीं आ सकते हैं। अपनों को खोने का दर्द जीवन भर सताता रहेगा। इस प्राकृतिक आपदा के कारण हजारों लोग आज भी दुख में जी रहे हैं। लोगों में 2013 की त्रासदी को लेकर रोष है, आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि ठीक तरीके से पंजीकरण न होने के कारण असल तस्वीर सामने नहीं आ पाई। गिनती ही नहीं थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। अगर रजिस्ट्रेशन का हुआ होता तो काश जो है कि आज सभी का आंकड़ा लगाया जा सकता था कि कितने लोग जीवित हैं और कितने लोग मरे हैं। किसी का कुछ पता नहीं है। मतलब त्रासदी में जान गंवाने वालों का असल आंकड़ा उस समय पानी के साथ ही बह गया। जितने भी दुकानें बही हैं, जितने भी लोग जान जगह, उसको सरकार ने कोई किसी आश्रित को नौकरी के लिए वादा किया था, नौकरी नहीं दिलाई है। लोग राज्य सरकार के रवैये से निराश हैं। घोषणाएं हुई लेकिन सब कागजों और बातों में। ये काम होता है उन सरकारों का जिन्हें ये मतदाता अपने द्वारा चुनकर भेजते हैं, लेकिन उनके द्वारा ही जब विभिन्न घोषणाओं के बावजूद कोई ठोस काम जमीनी धरातल पर उतरता नहीं हो पाता, तब ये अपने आप को ठगा सा महसूस जरूर करते हैं। ज़बान खामोश है, आंखें नम हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर क्यों कुछ नहीं किया गया। आखिर क्यों घोषणाओं के बावजूद ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर क्यों चुनाव के वक्त सरकार को इनकी याद आ रही है। शायद आसमानी आफत के बाद सियासत के सितम इनको अब भी सता रहे हैं। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, देहरादून। तो ये उत्तराखंड से ग्राउंड रिपोर्ट थी और चुनावी महासंग्राम के अंत में नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत हैं। धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी ध्रुवीकरण में यकीन नहीं करती है। सपा से निष्कासित नेता रामगोपाल यादव ने आज साइकिल पर अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि पार्टी के 90% विधायक अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व वाली पार्टी को ही एसपी मानना चाहिए। मायावती ने आज साफ कहा कि उनकी पार्टी के 403 प्रत्याशी तय हैं। चुनाव की तारीख पता चलते ही वे अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर देंगी। मायावती ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा परिवार में वर्चस्व को लेकर घमासान मचा है। सपा में झगड़े से यादव वोट 2 हिस्सों में बंट गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि बसपा अपने सिद्धांतों से भटक गई है और सही वजह है कि बसपा को छोड़कर उनके नेता जा रहे हैं।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और उप अध्यक्ष निर्मल खत्री होंगे। 36 सदस्यों वाली इस समिति में शीला दीक्षित, संजय सिंह, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद सहित तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक ऐलान से पहले हरीश रावत ने उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। बैठक में नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है और ऋषिकेश नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भुलत हलके से मौजूदा विधायक बीबी जगीर कौर का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर युवराज भूपेंद्र सिंह, जो कि जगीर कौर के दामाद, को मैदान में उतारा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब चुनाव से पहले सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को बदलने की संभावना नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को और विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग पंजाब में पहली बार ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करेगा जिसमें मतदाता अपनी वोट रसीद भी देख सकेगा। तो आज के टॉप 10 था और चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कल एक बार फिर से 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे तमाम चुनावी खबरों को लेकर के। और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।